हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट द रेट वन सीट नीट। ओके, तो चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स का। इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो डीएनए। ओके, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब इसमें क्या है कि अब आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जान रहे हैं, है ना। जैसे कि आप केमिस्ट्री फिजिक्स का एनालॉग ले। ओके, तो एटम, ओके, बीच में न्यूक्लियस, ओके, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और अब जो डिस्कवरी हो रही है ना, क्वार्क्स, ओके, और डिफरेंट है ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स और बोल रहे हैं ना, और टूट सकते हैं, राइट। हिग्स बोसोन और वो कौन सा चीज़ मास देता है, राइट। तो उसी के तो हम अभी सेल जानते हैं ना, सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स, राइट। अब हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं न्यूक्लियस पे। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। ओके, यही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को है ना बहुत ध्यान से देखिएगा। दो स्ट्रैंड होते हैं, हेलिकल, ओके, एंटी पैरेलल आप ऐसे समझो, है ना, एंटी पैरेलल। ओके, और बनते किस चीज़ के हैं? तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। आगे एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे। तो जो ये दो डंडे है ना हेलिकल, उसके बीच में देखिएगा नाइट्रोजनस बेस। ओके, और कुछ टेक्निकल टर्म है ना, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट। प्यूरिन और पिरामिडिन। ओके, प्यूरिन पूरी जैसा, राइट, डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन। ओके, और पायरामिडिन, ओके, सिंगल स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें आपका टर्म्स, ओके, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन डीएनए में। ओके, तो ये जो एंटी पैरेलल है ना, ओके, और बीच में जो नाइट्रोजनस बेस है ना, वो एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं ना। एडेनिन, ये नाइट्रोजनस बेस है ना, इनका स्ट्रक्चर है। ओके, एडेनिन विल कंबाइन विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स AT, एंड साइटोसिन विल कंबाइन विद गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, तभी तो वो स्टेबल रहेगा, राइट। ये जो है ना डीएनए के स्ट्रक्चर। और फॉस्फोरस, राइट, ये जो डंडे है ना, ओके, ये जो हेलिक्स जाता है, ये फॉस्फोरस आर मेड अप फॉस्फोरस, राइट। नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होगा सुगर, है ना, जैसे ये डीऑक्सीराइबोज सुगर। ओके, और आरएनए में देखेंगे राइबोज, कुछ सुगर ना, है ना, पेंटोज सुगर होता है, राइट। तो ये सब काम है ना। तो स्ट्रक्चर को देखिएगा अच्छे से, नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होगा सुगर से, और सुगर अल्टीमेटली वो डंडे, है ना, फॉस्फेट का, है ना, फॉस्फेट बॉन्ड। ओके, तो ये फॉस्फोरस ये डंडे में होगा, और नाइट्रोजनस बेस, है ना, आगे एक्सपेरिमेंट में काम आएगा, है ना। फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, राइट। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आवर बॉडी है ना, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल दोनों, है ना। ओके, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड्स है, राइट। अब क्या ये टॉपिक का मतलब आप समझो, सर्च फॉर जेनेटिक, हम पिन पॉइंटेडली बोलना चाह रहे हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ, वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा आरएनए वर्ल्ड। ओके, अब यहाँ पे आरएनए इंट्रोड्यूस, राइट। अब देखो, डीएनए हुआ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए हुआ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड तो दोनों है। ओके, और अभी तक आपको पता होगा ना, बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस में, राइट, आरएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। ओके, ये दोनों रिलेटेड है, बस कुछ बेसिक डिफरेंस है। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना, थाइमिन, ओके, गेट्स रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। ओके, जैसे डीएनए में तो ATCG, ओके, यहाँ पे AUGC तो रहेगा। ओके, और ये क्या है? ओके, ये वही नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। डायग्राम देखोगे ना, एक बार सिर्फ देखना, आपको समझ में आ जाएगा ना। तो कुछ अब इसमें क्या है, ये दोनों का रिलेशन कैसे है, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड की मतलब ये टॉपिक में उन्होंने क्या बताया कि बहुत प्रिमिटिव टाइम में ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, है ना, और समहाउ दे गॉट डबल स्ट्रैंडेड, और उसके बाद उनसे ही उत्पत्ति हुई डीएनए की, यही बताया ना। अब देखिए थाइमिन, आप इतना है ना, आप देखोगे कि A विथ कंबाइंड विथ यूरेसिल, राइट। तो यूरेसिल और थाइमिन में कुछ रिलेशन होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो थाइमिन का नाम है 5-मिथाइल यूरेसिल, रिलेशन मिल गया। ओके, तो यही बताया इसमें कि आरएनए से डीएनए बना। ओके, तो ये टॉपिक आएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट ना, रेप्लिकेशन। ओके, इसका मतलब समझो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि वी गेट आवर कैरेक्टर्स फ्रॉम, है ना, फादर मदर, है ना। रेप्लिकेशन मतलब 1 से 2 बनाना, राइट। डीएनए का डबल हेलिक्स है ना, ये स्ट्रक्चर है, ये अनवाइंड होता है, खुलता है। ओके, ओरिजिनल जो पुराना वाला स्ट्रैंड है वो खुलेगा, दिस, है ना। अब ये टर्म याद रखिएगा, एक जो स्ट्रैंड है ना, ओके, इसमें नाइट्रोजनस बेस थे, राइट। अब रेप्लिकेशन है ना, वुड एक्ट एज अ टेम्पलेट मतलब कार्बन, है ना, कार्बन कॉपी जैसा, राइट। आप लोग के समय फोटोस्टैट, राइट। तो ये हुआ, हम चलिए सॉरी, रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए होता है ना, वो अनवाइंड करता है, ये पेरेंट है ना, याद रखिएगा, ये पेरेंट। और अल्टीमेट एम क्या है रेप्लिकेशन का, कि डॉटर, है ना, जो 2 सेल बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे, राइट। तो उसमें पापा का है ना, ये एक डंडा जाए, राइट, और ये दूसरे सेल में जाए। तो रेप्लिकेशन का मतलब 2 डॉटर सेल में, है ना, हाफ ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड गेट पास्ड ओवर,
इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर, राइट। वन स्ट्रैंड वुड एक्ट एज अ टेम्पलेट, वहाँ पे नया सा स्ट्रैंड बनेगा एंड दे वुड पास ऑन टू डॉटर सेल, ओके। इसको बहुत अच्छे से समझिए, रेप्लिकेशन का पर्पस है कि हम डॉटर सेल में एक ही है ना, पुराने पेरेंट का सिर्फ एक डंडा दे रहे हैं, राइट। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा ना, ट्रांसक्रिप्शन, ओके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, है ना, क्या हम हमेशा बोलते हैं ना डीएनए कंटेन्स कोड, ठीक है। तो ये तो पता है कि डीएनए में कोड होता है ना, और वही एक्सप्रेस करता है ना हमारे फीचर्स, कुछ कुछ पापा मम्मी जैसे जो मिलते हैं, राइट। तो कोड्स, राइट। ट्रांसक्रिप्शन, इससे पहले आप समझिए सेंट्रल डॉगमा, ओके, एक यूनिवर्सल लॉ है, ओके। डीएनए आरएनए का रिलेशन समझिए ना, तो डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम, जो भी चीज़ है ना। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी आप जो हो, राइट, एक्सप्रेस थ्रू दिस अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, है ना। आप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, आप किस तरह से बोल रहे हो, डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन है ना, आपका रेस्पिरेशन, राइट, डाइजेशन, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ओके। ट्रांसक्रिप्शन, तो ये इंपॉर्टेंट, डीएनए के पास कोड है, उनसे बनते हैं एमआरएनए, मैसेज गेट्स कन्वेड, है ना, डीएनए से आरएनए, एमआरएनए, और उसके बाद उस तरह की प्रोटीन बनती है ना। तो ये सेंट्रल डॉगमा, ओके। ये जो टर्म है ट्रांसक्रिप्शन, ओके, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगेन, है ना। इसमें भी आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका पर्पस है एमआरएनए बनाना ना, मैसेज को कन्वे करना, एमआरएनए बनाना, राइट। तो इसमें आरएनए के बारे में फिर एक मस्त सा टॉपिक आएगा आपका, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ओके। तो अब कुछ कुछ रिलेट कीजिएगा ना, डीएनए के पास कोड है और अल्टीमेटली वो अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स वो बना रहा है, राइट। जीन को एक्सप्रेस करना, अब हमें बताना है कि आपको आपका जो जीन है, मतलब डीएनए, उसके पास जो कोड है वो अब एक्सप्रेस करेगा। तो इसमें लैक्टोपेरान, ओके, इकोलाई बैक्टीरिया का, इसमें आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि हमारी बॉडी को, है ना, डिफरेंट प्रोसेस के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इवन बैठ के अगर बात करें तो उसमें, है ना, एनर्जी गेट्स कंज्यूम्ड, राइट। तो अगर मैंने ग्लूकोज सी या ग्लूकोन डी पिया, है ना, ओके, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना एक मैसेज आएगा कि भाई ग्लूकोज आ गया, राइट। तो उसमें वो डीएनए है ना, डीएनए के पास जो कोड है वो बोलेगा कि भाई ग्लूकोज आ गया, अब इसको डाइजेस्ट करना है ना, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, राइट। रेस्पिरेशन के डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स वो सब जो देखते हैं, राइट। तो वो जीन वुड गेट ट्रिगर्ड अप, राइट, और उसके बाद एमआरएनए बनाएगा, फिर वैसा प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करे, राइट। तो हम जो लैक्टोज है ना, जैसे बैक्टीरिया के लिए लैक्टोज इंपॉर्टेंट होगा, राइट। लैक्टोज इज अ फॉर्म ऑफ वो डाइसैकेराइड्स है ना, राइट। तो वो जब बैक्टीरिया के पास वो लैक्टोज वाले एनवायरमेंट में आता है ना, तो लैक्टोज के वो जीन्स है ना, वो ट्रिगर होते हैं, है ना, कि भाई लैक्टोज आ गया, अब इसको उसके मोनोमर्स है ना, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज है ना, इसमें तोड़ो आप। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम पूरी अच्छे तरीके से बता देंगे कि जो जीन है वो किस तरह से एक्सप्रेस करता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी बहुत ही मतलब ऑन अ ग्रैंड स्केल, राइट। इसका है ना ह्यूमन जीनोम, ओके, एंटायर सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम, राइट। तो वर्ड से ही पता चला, ह्यूमन के पूरे जीन को हम मैप कर रहे हैं, राइट, उसको मैपिंग कर रहे हैं और पता चल जा रहा है ना, तभी तो डिजाइनर बेबीज आए, राइट, और वो कस्टम मेड मेडिसिन, ओके, जीन थेरेपी आई, राइट। तो और अभी भी है ना, जैसे आप इसको आप रिलेट करोगे ना, जो अभी कोरोना गया, राइट, तो उसमें एमआरएनए थेरेपी बहुत प्रॉमिसिंग है। आपके जितने भी डिजीज है ना, लाइफस्टाइल डिजीज, राइट, और हेरिडिटरी डिजीज, राइट, तो उसमें एमआरएनए यही सेंट्रल डॉगमा है ना, डीएनए से आरएनए थेरेपी। तो इस समय भी जब ये रिसर्च हो रहे थे ना, बहुत जल्दी जल्दी वैक्सीन चाहिए थी, तो ये एमआरएनए वैक्सीन्स, ओके। तो ये अभी ये फील्ड ही है, और इस पर कितना कि आपके जितने भी ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ हैं या फिर आपके डायबिटीज़, ओके, और हेरिडिटरी डिजीज़, ओके, तो थ्रू एमआरएनए ट्रीटमेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि अगेन वो उस तरह का प्रोटीन बनाएगा, राइट। प्रोटीन फॉल्टी प्रोटीन बनती है तभी तो हमें बीमारी होती है, राइट, कोई भी बीमारी हो, ओके। जैसे डायबिटीज़ लो तो इंसुलिन नहीं बन रहा है, राइट। इंसुलिन के लिए जो जीन कोड करता था वो गॉट डिफेक्टेड, राइट, जो पैंक्रियाज में होता है, राइट, अल्फा बीटा सेल, तो उसको रिलेट कीजिएगा, ओके। तो ये अभी अपकमिंग फील्ड है, इसलिए है ना ये चैप्टर जो है ना आपके जेनेटिक्स और बायोटेक, ओके, आप प्रिपेयरिंग यू फॉर अपकमिंग फील्ड्स, राइट। तो इसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा, ओके, और वैसे भी इंटरेस्टिंग तो बहुत है, राइट। इसके बाद आपका आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, यूनिक, राइट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे कि जैसे इसका सबसे बड़ा तो इस्तेमाल होता है ना फॉर द टेस्ट ऑफ पैटर्निटी, राइट। कोई बच्चा हो बोले मेरा बच्चा नहीं है, राइट, तो उसके ब्लड सैंपल को लिया, माँ बाप से मैच कराया, मैच हो गया तो ओके, अब तो फुल प्रूफ है कि ये तेरा ही है भाई, ठीक है। और फिर अभी जितने भी है ना फॉरेंसिक साइंस, ओके, कोई रेप हो या कोई भी मर्डर हो, राइट, तो वहाँ पे अगर सस्पेक्ट का हमें ब्लड सैंपल मिल जाता है, राइट, तो उससे हम पता कर सकते हैं ना कि, है ना, ठीक है, विक्टिम और सस्पेक्ट का अगर ब्लड ग्रुप में, ये आगे हम देखेंगे बैंड्स की तरफ है ना, पूरा प्रोसेस है। अगर बैंड एक दूसरे से मैच कर गए तो है ना हमें पता चल जाता है कि ये जो सस्पेक्ट है, ओके, इसी ने विक्टिम को मारा है या फिर जो भी है, राइट। तो ये अपकमिंग मतलब ये तो बहुत अच्छा फील्ड भी है फॉरेंसिक साइंस, राइट। तो चलिए ये चैप्टर हम शुरू करते हैं, डीएनए, ओके। जान गए ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ओके, एक पॉलीमर है, ओके। और अगेन उसको रिलेट कीजिए
सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन, ओके, जो बना होता है डीएनए से, ओके, और डीएनए में बेस पेयर, सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ओके, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ओके, प्यूरिन और पिरामिडिन, देखिएगा डायग्राम में अच्छे से, है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे इतना तो है ना कि जैसे इक्वलाई हुआ, ओके, तो उसका कितना, उसके कम बेस पेयर्स होंगे, ओके, दो, दैट वुड बी इन मिलियंस टू, ओके, कम बेस पेयर कंपेयर टू ह्यूमंस, ओके, उनके कितने होते हैं 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ इतने बेस पेयर होते हैं, ओके, तो सिर्फ कंपेयर कीजिए, ओके। फिर डायग्राम में देखिए आपको एक 3 प्राइम और 5 प्राइम दिखेगा, है ना, ये कुछ नहीं, वो पेंटोज शुगर है ना, उसकी कार्बन की पोजीशन है, 3rd पोजीशन ऑफ कार्बन और 5th पोजीशन ऑफ कार्बन, ओके, ठीक है। तो अंदर से बाहर की तरफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन, ओके, इसको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, ठीक है, अटैच होता है वो शुगर से, ठीक है। डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोस और आरएनए पढ़ेंगे तो राइबोस, है ना, ये शुगर है, पेंटोज शुगर, ओके, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस, राइबोस और फिर बैकबोन तो आपको पता है ना, फॉस्फेट का, ओके, तो आपका होगा नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि इसमें रेशियो देखिएगा, है ना, एक वर्ड आएगा आपका रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन, है ना, ए वुड कंबाइन विद टी, है ना, तो एडेनिन वुड कंबाइन विद थाइमिन, ओके, वैसे ही ग्वानिन वुड कंबाइन विद साइटोसिन, ओके। तो ये जो रेशियो होता है ना एटी का और सीजी का, ये कांस्टेंट रहता है, ओके, वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर ये है ना, अगेन है ना, बहुत सारी टर्म्स ना हम रिपीट करेंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, राइट। एडेनिन विद पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिन विद साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। और ये क्यों करते हैं, टू मेंटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, ठीक है। और ये तो है ना कि एंटी पैरेलल होते हैं ना, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, तो ये वाला स्ट्रैंड, ओके, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना, अपोजिट एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। और अपना पूरा चैप्टर में तो ये सेंट्रल डॉग्मा पूरा चैप्टर ही उसी का है ना, वो देखना आपको, है ना। डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, और इसको भी आप ध्यान में रखिएगा ना, आप जो आपकी पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस, ओके, जो चीज़ आप एक्सप्रेस करते हो, दिखते हो, बोलते हो, है ना, सोचते हो, ओके, ये सारी चीज़ आपके डीएनए डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये सेंट्रल डॉग्मा, मतलब अल्टीमेटली प्यूरिन और पिरामिडिन, शुगर और फॉस्फेट, मतलब डीएनए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। जैसे सिंपल आप खाने का एग्जांपल लो तो पूरा मेटाबॉलिक, वही ग्लूकोज वाला एग्जांपल है ना, ग्लूकोज शरीर में आया, डीएनए का वो जीन है ना, वो ट्रिगर हुआ और फिर उसने एमआरएनए बनाया, अल्टीमेटली वो प्रोटीन बना और प्रोटीन फिर ग्लूकोज को तोड़ेगा और फिर हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ना, ट्रिगरिंग ऑफ जीन, जब एनवायरमेंट में कुछ जैसे ग्लूकोज आया तो, है ना। मैसेंजर डीएनए टू एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, यही मैसेज है ना। इसको डीएनए के पास कोड होता है, मैसेंजर आने के पास एंटी कोडोन्स होते हैं ना, कोड मतलब कोडोन्स, है ना, देखेंगे ट्रिपलेट होते हैं, राइट, कोडोन एंटी कोडोन, ओके। और अल्टीमेटली ये प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, जो भी चीज़ डाइजेशन के लिए जरूरी है ना, जिससे हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलेगी, ओके, उस तरह का प्रोटीन बनाएगा, है ना, ठीक है। और इसको डेफिनेशन में कैसे बोलते हैं कि लीनियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, अल्टीमेटली जो बनना है ना प्रोटीन, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखिए, राइट। मान लीजिए कि जैसे आप डीएनए है ना, मतलब आप क्रोमोसोम पे आओ तो क्या हाईली कंडेंस्ड, राइट। अब इसको समझो कि जैसे क्रोमेटिन फाइबर या डीएनए का जो फाइबर है ना, उसको अगर हम खोलेंगे तो कितना का होगा मालूम, 2.2 मीटर, उतना बड़ा होगा, राइट, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे स्प्रिंग देखते हैं ना, स्प्रिंग, ओके, क्या होता है कि उसको अगर खोलेंगे तो कितना बड़ा लेंथ होगा, ठीक है, लेकिन उसको अगर कॉइल फॉर्म में रखेंगे तो वो छोटे जगह पे एकोमोडेट हो जाता है ना। तो वैसे ही डीएनए को इस तरह से समझिए ना, डीएनए की जो फाइबर होती है, राइट, वो तो बहुत लंबी होगी 2.2 मीटर की, लेकिन कितना हमारा न्यूक्लियस कितना माइक्रोमीटर का होता है, राइट, उसको भी माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं, तो 2.2 मीटर उसको कैसे एकोमोडेट, तो है ना, रीजनिंग में ये उसको कॉइल कर देंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस कितना होता है 10 माइक्रोमीटर का, राइट। और उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के, है ना, 23 पेयर्स, तो 46 क्रोमोसोम को अटैच, मतलब उसको एकोमोडेट करना है। तो आप ये समझो कि डीएनए के फाइबर को इसकी कॉइलिंग होती है ना, स्प्रिंग की तरह वो, है ना, इट कॉइल्स अराउंड अ प्रोटीन। ये प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन होगा, इस पर ये अपना डीएनए रैप कर जाएगा, राइट, कॉइल के फॉर्म में, ठीक है। सिर्फ नेचर की खूबसूरती देखिए, जैसे एक चीज़ समझो, है ना, कि जैसे ह्यूमन काइंड ने, है ना, मोटर का आविष्कार 1832 में किया, राइट, 1832 में हमने मोटर का आविष्कार किया, राइट। और हम देखते हैं ना प्रोकैरियोट्स, है ना, कितने बिलियन ऑफ ईयर्स, राइट, उनकी सीलिया, फ्लैजेला, प्रिंसिपल तो सेम है ना, वो भी तो मूवमेंट का काम, तो नेचर का अपना मोटर, बिलियन ऑफ ईयर्स, ओके। और ऊपर से क्या, अपने मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है ना, पावर आउटपुट कितना कम है, और उसको कंपेयर कीजिए कि वो, है ना, बैक्टीरिया, ठीक है।
तो ये नेचर है ना, आप जैसे जैसे इंटरेस्टेड हो, मतलब आप किसी भी है ना, कोई भी चीज़ को आप पढ़ो ना तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो। हाँ ये चीज़ है कि हद से ज़्यादा भी जानकारी नहीं आपको, आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो और नीट के लिए पढ़ रहे हो ना, तो इतना है ना एकदम वास्टली कोई चीज़ पीएचडी आपको नहीं करना है ना, आपको तो एग्जाम निकालना है बोर्ड्स के लिए और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना है ना, कि अगेन मेरा तो यही काम है ना कि अभी जो रिसर्च चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानो, है ना, वरना तो ये एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे और एग्जाम देते रहोगे, राइट। अभी जो चल रहा है क्योंकि इतना मतलब आई हैव अ गट फीलिंग दैट विद इन नेक्स्ट 5 years है ना, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एमएनसीज ओके वर्किंग ऑन दीज थिंग, बायोटेक, जेनेटिक्स, ओके। तो मेरा तो ये काम है भाई, कोई मुझे बोले चाहे मैं तो बोलूँगा ही, ओके। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ओके। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे ना, अगेन एक्सप्लेन किया ना, नाइट्रोजनस बेस डीएनए के स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेस मतलब जो प्यूरिन पिरामिडिन वुड हैव नाइट्रोजन इन इट, राइट, और एक फॉस्फोरस वाला है ना बैकबोन जो है, तो फॉस्फोरस, और इसी दोनों को रेडियो एक्टिव करके एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो चलिए अभी एक्सपेरिमेंट का सारा शुरू होगा। तो कैसे, मतलब अगेन सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब अपने कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, लिपिड्स, प्रोटीन, फैट्स, हमें पता करना नहीं, डीएनए है ना, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल दैट गेट पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, तो इसकी है ना। तो इसमें पहला एक्सपेरिमेंट 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ओके। अब इन्होंने काम किस पे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ओके, जो निमोनिया देता है ना, निमोनिया बीमारी, ओके, उस बैक्टीरिया पे उन्होंने काम किया। अब बहुत ध्यान से, ठीक है। अब देखिए जैसे वेराइटीज बोलते हैं ना, वैसे ही बैक्टीरिया में 2 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ओके, 2 वेराइटी या 2 स्ट्रेन बैक्टीरिया के होते हैं, एक होगा रफ और दूसरा होगा स्मूथ, ओके। रफ मतलब कैपिटल आर, स्मूथ मतलब एस, बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन्स, ओके, एक रफ और स्मूथ, ठीक है। तो स्मूथ को ऐसे याद कीजिए कि जैसे ओके जो स्मूथ टॉकर होते हैं, राइट, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ओके। तो कैसा होता है कि यार कि बस उनकी प्रवचन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट, माइट नॉट बी कंटेनिंग एनी सब्सटेंस ऑफ योर इंपॉर्टेंस, लेकिन कैसा है स्मूथली जो बात करते हैं वो तो मन करता है बस सुनते जाओ, है ना, ठीक है। तो स्मूथ, ओके, बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया का जो स्मूथ वेरिएंट है, ओके, इज विरुलेंट, बीमारी देता है, ठीक है। स्मूथ टॉकर से है ना, स्मूथ टॉकर आर डेंजरस, ओके। वैसे ही तो ये स्मूथ स्ट्रेन जो है वो विरुलेंट होता है, बीमारी देते हैं, ओके। और जो रफ वाला है, आर वाला, ओके, वो बीमारी नहीं देता है, ओके। और हम क्या पता करें, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ओके, और ये रफ और स्मूथ आपको पता है, राइट। अब मान लीजिए जैसे कि देखते हैं ना कि पेस्चुराइजेशन या फिर घर पे जो दूध आता है उसको हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया के जो सेल वॉल्स है ना, दे गेट डिसमेंटल्ड, ओके, वो टूट जाते हैं, ओके। लेकिन उनका जो डीएनए इज क्वाइट स्टेबल, राइट, थर्मोस्टेबल बोलते हैं, तो उसको टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो बैक्टीरिया जो मरते हैं वो क्या, उनकी सेल मतलब उनकी जो वॉल्स है ना वो डेड गेट्स डिसइंटीग्रेटेड, राइट। तो आप सिर्फ ऐसे सोच के बताओ, अगर हमने स्मूथ वाला विरुलेंट होता है ना, अगर हीट किल करके स्मूथ वाले और रफ वाला जो बीमारी नहीं देता है इनको मिक्स कर दिया, मतलब स्मूथ वाला जो बीमारी देता है उसको हमने हीट किल किया, ओके, और रफ वाले के साथ मिला करके किसी माइस में है ना, चूहे में इंजेक्ट कर दिया, तो आपके हिसाब से उसे मरना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, राइट। अगेन जो स्मूथ वाला है वो बीमारी देता है, लेकिन हम उसे हीट किल किया, राइट, हीट देके उसको मार दिया। और रफ वाला वो तो बीमारी नहीं देता, इन दोनों को मिक्स करके किसी चूहे में डाला, माइस में डाला, तो ऐसा लॉजिकली तो चूहे को नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो मर गया। यही एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, राइट, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या हो कि समथिंग गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, ओके, यही एक्सपेरिमेंट में बताया कि एस वाला तो हीट किल था, पर उसका डीएनए गॉट ट्रांसफर्ड इनटू आर टाइप, याद रखिएगा ना, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, राइट, ग्रिफिथ सर का एक्सपेरिमेंट, ओके। तो डीएनए ऑफ एस टाइप गॉट ट्रांसफर्ड इनटू आर टाइप, है ना, और फिर आर को उसने है ना विरुलेंस प्रोवाइड कर दी, ओके, और फिर माइस मर गया, ओके। इस तरह से डीएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस टाइप, ठीक है, गॉट ट्रांसफर्ड इनटू आर टाइप, और आर टाइप से फिर उसको विरुलेंट बना करके चूहे को मार दिया। तो ये प्रोसेस को आप याद रखें, हैं? और अगेन इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है ना, डीएनए आर थर्मोस्टेबल, ओके। तो साइंटिस्ट, अब देखिए अब क्या है कि साइंटिस्ट को भी मतलब इतना तो कंक्लूसिव पता चल गया ना कि हाँ डीएनए गॉट ट्रांसफर्ड है ना, तो डीएनए ही ट्रांसफर होता है, राइट। लेकिन साइंटिस्ट को मतलब उन समय जो बायोलॉजिस्ट थे उनको और बिल्कुल मतलब प्रूव करना था जेनेटिक मटेरियल, ओके, इज डीएनए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, हार्से एंड चेज, और इन्होंने 1952 में इन्होंने क्या किया, अगेन बैक्टीरिया, अब यहाँ पे बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज, ओके, रफ और स्मूथ वाला ग्रिफिथ, ओके, हार्से एंड चेज, इनमें आपका बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज, ओके। तो अगेन फोटो में देखिएगा, बैक्टीरिया को जो खाता है, राइट, वो बैक्टीरियोफाज, ओके। अगेन उसका क्या होता है कि ऊपर की जो सैटेलाइट टाइप की बॉडी होगी ना, वो उसके प्रोटीन कोट है, राइट, और वो जैसे बैक्टीरिया का ये सरफेस है, तो वो क्या होता है कि वो ऐसे एक नीडल टाइप का पर्स करता है और अपना डीएनए को अंदर देता है, फिर तो है ना लाइटिक लाइसोजेनिक, फिर वो बैक्टीरिया के एंटायर मशीनरी को अपने में ले लेगा और बहुत सारे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के अंदर, ओके, पॉपुलेशन बढ़ाएगा।
तो बस ये बेसिक है ना। तो हार्शियन चीज ने क्या किया, ठीक है, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आएगा, ठीक है। तो इसमें दो केमिकल याद रखिएगा ना, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट तो एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर इस एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट। अगेन याद कीजिए कि डीएनए के स्ट्रक्चर में है ना, वो जो बैकबोन होता है वो फॉस्फोरस का होता है, राइट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, ओके। अब रेडियो एक्टिव फाज, ओके, रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराया, तो ये बन गया रेडियो एक्टिव फाज, ओके। और आपको पता है कि सल्फर तो डीएनए में नहीं होता, कहीं पे भी सल्फर के बारे में तो नहीं पढ़ा, लेकिन फॉस्फेट बैकबोन पर है ना, तो फॉस्फेट जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फेट वुड गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज। और फिर वही है ना, एक्सपेरिमेंट देखो है ना, फिर बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव फाज है ना, मतलब उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, वो अपना डीएनए देगा, तो बैक्टीरिया में भी वो जो डीएनए दैट गॉट ट्रांसफर्ड वुड कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, है ना, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो गया, ओके। यही एक्सपेरिमेंट है ना। तो ई कोलाई पे देखा गया रेडियो एक्टिव फाज से अटैक कराया, तो ई कोलाई है ना जो बैक्टीरिया पे, तो इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, है ना। तो ये कंक्लूसिव हो गया ना कि बैक्टीरियोफाज से द थिंग दैट गॉट ट्रांसफर्ड वाज डीएनए, क्यों, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, वो आ गया बैक्टीरिया में, ओके। तो फाज जिसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आया, वो बैक्टीरिया में, है ना, फाज के इन्फेक्शन से वो बैक्टीरिया में भी आ गया, है ना। और सल्फर का तो कहीं पे इनकॉर्पोरेशन होता ही नहीं है डीएनए में, है ना, तो सल्फर वाला पोर्शन तो कंक्लूसिव है ना, कंक्लूसिवली आप बोल सकते हो ना कि डीएनए है ना, उसको हम रेडियो एक्टिव किया और वही रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया में आया, बैक्टीरियोफाज के थ्रू, ओके, ठीक है। तो इस तरह से रेडियो लेवल करके उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं आया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आया इन बैक्टीरिया थ्रू बैक्टीरियोफाज, ओके। तो यही पूरा उनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। सल्फर वाला पार्ट नहीं है, तो अच्छे से है ना, उसको एनसीईआरटी में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको आप देखोगे, है ना, कि किस तरह से इनकॉर्पोरेट हुआ और रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हमने ये देखा, है ना। समझिए, हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को डाला, वो बैक्टीरियोफाज के डीएनए से मिला, है ना, ऊपर में बैक्टीरियोफाज को रेडियो एक्टिव बनाने के लिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वो इनकॉर्पोरेट हो गया, है ना, और फिर बाद में वो बैक्टीरिया के अंदर आ गया, ठीक है। और रेडियो एक्टिव सल्फर, इन दोनों को याद रखिएगा ना, रेडियो एक्टिव सल्फर तो कुछ इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, डीएनए में होता ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से और कंक्लूसिवली हमने बोल दिया कि ये डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ओके, ठीक है। तो ये उनका तो दो एक्सपेरिमेंट हो गया, है ना, ठीक है। इस तरह से एस्टेब्लिश होता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड। अगेन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आरएनए और डीएनए में बहुत सिमिलरिटी है ना, बेस पेयर्स आपके एक जैसे हैं, राइट। और इसमें जो आपका थाइमिन गेट रिप्लेस बाय यूरासिल, ओके, तो थाइमिन का ही दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल, ओके। तो इस तरह से रिलेशन कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में, राइट, आरएनए वुड हैव गॉट डबल स्ट्रैंडेड और वो अल्टीमेटली वुड हैव मेड डीएनए। तो पहले आरएनए आया, राइट। और अभी भी कैसा होता है कि जितने प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स है ना वायरस में, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ओके, ठीक है। तो अगेन अभी आप सिर्फ एक्वेंट होइए, ओके, क्योंकि अभी थोड़ा टिपिकल तो हो रहा है, तो अभी आप एक्वेंट होइए, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़े है ना पैराग्राफ्स वुड बी लाइक स्टफ, ओके। तो आप समझो कि ये बोल क्या रहा है, उसके बाद तो ये चैप्टर कुछ उतना है ना हम करेंगे, और एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड भी करेंगे, ओके। और समझिए पहले, ओके, समझ गए तो फिर तो ये मतलब एक बार ये समझो 1.5 आवर या मैक्सिमम 2 आवर्स का वो चैप्टर है, और 100 MCQ कर लो, तो अगेन योर प्रिपरेशन वुड बी गुड इनफ, राइट, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड का मतलब देखते हैं, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा देखा था ना, ओके। अल्टीमेटली हमें प्रोटीन बनाना है, ठीक है। और प्रोटीन क्यों जरूरी है, किसी भी मतलब अमीनो एसिड्स, ओके। गिन चुन के तो 20 अमीनो एसिड है, उसके लिए डीएनए कोड करते हैं, राइट। डीएनए के अंदर जो जीन है, राइट, उसमें कोड्स होते हैं ना, ट्रिपलेट, ये भी देखेंगे, है ना। और ट्रिपलेट किस चीज़ का होता है, AUG, जैसे AUG लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा, जैसे एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, समझ गया ना। TAG लिखा हो तो थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये तीन के कोड बनते हैं, ओके। और ये जो कोड है ना वुड बी, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, और गिन चुन के बस 20 अमीनो एसिड को बनाना है, तो उनके डीएनए के पास कोड होता है, और अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, बीच का पोर्शन होता है आपका mRNA, राइट। राइबोसोम का थोड़ा स्ट्रक्चर देखिएगा ना, तो उसके अंदर से अमीनो पॉलीपेप्टाइड चेन्स निकलते हैं ना, तो ये भी RNA है ना, तो RNA आ गया ना, तो डीएनए, प्रोटीन और उसके बीच में RNA, ओके, ठीक है। और ये चीज़ तो जान लिया कि कुछ बैक्टीरिया वायरस में है ना, ये RNA इज द जेनेटिक मटेरियल, ओके। और अगेन इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आएगा राइबोजाइम, ओके। तो अल्टीमेटली क्या देखा ना कि डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन मतलब उस तरह का एंजाइम बन रहा है जो मेटाबॉलिज्म के लिए, तो नेचर में बहुत पहले राइबोजाइम था, ओके। आरएनए दैट हैज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ओके, राइबोजाइम, ओके। राइबोसोम मतलब वो आरएनए वुड बी, है ना, एंजाइम, कैटालिटिक प्रोसेस। तो राइबोजाइम के बारे में जानते हैं ना, तो इसलिए आरएनए वर्ल्ड जब बोलते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा रिलेट कीजिए, ओके।
तो राइबोजाइम है ना पूरा एंटायर छोटे प्रोकैरियोट जो होते थे ना उनकी पूरी मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता था, ठीक है, और एंजाइम तो है ना, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म में जो हेल्प करते हैं ना, फूड को जो तोड़ता है, एनर्जी देता है ना, राइट। तो कैटालिटिक एंजाइम वो सब जानते हैं ना कि एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन अ सबस्ट्रेट, है ना, और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, वो आरएनए बनाता है, ठीक है। तो आरएनए के पास सारी खूबी थी डीएनए की तरह एक्ट करने का ना, राइबोजाइम ऐसे, है ना। तो क्या है कि अर्ली फेज में आरएनए वर्ल्ड की बात करें ना, तो आरएनए ही वॉज द जेनेटिक मटेरियल, और थ्रू, है ना, अर्ली फेज ऑफ इवोल्यूशन में आरएनए ही था, और फिर धीरे 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 फिर गॉट सोफिस्टिकेटेड, डबल स्टैंडर्ड बना, और फिर डीएनए आ गया यूकैरियोट्स में, ओके, मॉडिफिकेशन हुआ, और है ना, डबल स्टैंडर्ड। और फिर अगेन सबको पता ही, आपको ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा ना कि थायमिन गेट्स रिप्लेस बाई, है ना, यूरेसिल, और स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी क्या है इन दोनों में, ओके। आप देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। तो डीएनए रेप्लिकेशन, और इसमें वो जो रेप्लिकेशन है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन मत समझिएगा, ट्रांसक्रिप्शन दूसरा है ना, ट्रांसक्रिप्शन में सेंट्रल डॉग्मा आ जाएगा, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, ओके। अभी हम डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का पर्पस क्या है कि जो डॉटर सेल है, ओके, उसमें पेरेंट का, है ना, पेरेंट का डीएनए का एक स्ट्रैंड जाए, दूसरे में दूसरा स्ट्रैंड जाए, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना कि ओल्ड डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ओल्ड डीएनए का सिर्फ एक पोर्शन ही जाएगा डॉटर सेल में, ओके। सेमी कंजर्वेटिव हाफ हो गया ना, हाफ ही गया आगे, इसी को सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं ना, ठीक है, पापा मम्मी, तभी तो, है ना, डबल स्टैंडर्ड। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर, इसको आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, पहले तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ओके, वो अनकॉइल होता है, ये जो है ये अनकॉइल होगा, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग। फिर, है ना, फिर क्या होता है, फिर मतलब हमें ये तो पता ना, एडेनिन वुड कंबाइन विद थायमिन, है ना, साइटोसिन विद ग्वानिन। तो ये जो डीएनए का ये स्ट्रक्चर था, ये अनकॉइल हुआ, दिस वुड एक्ट एज अ टेम्पलेट, ओके। और यहाँ पे दूसरा एक पोर्शन है ना, वो सिंथेसाइज होना शुरू होगा, तो एक पुराना एक नया, ये जाके डॉटर सेल में जाएगा। वैसे ही दूसरा वाला जो स्ट्रैंड था उसमें फिर बेस पेयरिंग होगा, और फिर ये दूसरे डॉटर सेल में जाएगा, तो 1 से 2, है ना। ओल्ड स्ट्रैंड का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड गया, ओके, समझ गए ना, ओके। डीएनए खुल गया, स्ट्रैंड बनेगा, और इस तरह से ओल्ड स्ट्रैंड से 2 आइडेंटिकल डॉटर स्ट्रैंड, है ना, ओरिजिनल स्ट्रैंड का सिर्फ आधा ही जा रहा है, इसी को सेमी कंजर्वेटिव नेचर कहते हैं, है ना। डीएनए इज कंजर्व्ड, है ना। अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव नहीं हो तो क्या होगा, ओके, तो फिर वही पॉलीप्लॉइडी वाला, है ना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर में क्या होता है कि प्रूफ रीडिंग भी होता है, राइट। मतलब नेचर का ऐसा समझो कि अगर गलत बेस पेयरिंग हो रही है ना, तो सेल साइकिल जो ऊपर थे ना, G1S G2N, वो रुक जाएगा, वुड गेट रेस्ट्रिक्टेड, सेल आगे बनने ही नहीं देंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है कि डाइवर्सिटी, वेरिएशन, इस कारण से ये होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर, राइट, ओके। नेचर अलाउ तभी करता है जब वो, है ना, ए के साथ टी और सी के साथ जी, ओके, कोई भी उल्टा सीधा बेस पेयर बना तो नेचर, है ना, सेल साइकिल को ही रोक देगा, ओके। तो इस तरह से जितनी भी अच्छी चीज़ हो रही है ना, मतलब वेरिएशन, नेक्स्ट जनरेशन में जो भी चीज़ आ रही है वो इसी बदौलत, ओके, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव क्यों जरूरी है। और एक्यूरेसी अगेन वही है कि थायमिन, है ना, जैसे एडेनिन वुड कंबाइन विद थायमिन, साइटोसिन विद ग्वानिन, ठीक है। तो ये जब बन रहा होता है ना, तो बिल्कुल चेक होता है, राइट। अगर कुछ भी बेस पेयरिंग में गड़बड़ है, रुक जाएगा, आगे डॉटर सेल बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो नेचर ये मेंटेन करता है गलती को, है ना। और सेमी कंजर्वेटिव भी समझ गया, तो ये टॉपिक में बस यही 2 चीज़ें, है ना, ठीक है। अब इसमें भी एक्सपेरिमेंट आया, ओके, मिसेल्सन एंड स्थेल, ओके, 3 एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ गया, हर्श एंड चेज, अब ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर, उसमें मिसेल्सन एंड स्थेल, ओके। अगेन रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, ओके। अब यहाँ पे जो प्यूरिन, पिरामिडिन, नाइट्रोजन, ओके, वहाँ पे फॉस्फोरस, है ना, हर्श एंड चेज में फॉस्फोरस वाला आया था, ओके। अब मिसेल्सन एंड स्थेल, इसमें नाइट्रोजनस, ओके, इसका हैवी आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे, ओके। जैसे N14 होता है ना, हैवी आइसोटोप होगा N15, ओके। और हमें प्रूफ क्या करना, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब कि एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड, ओके, ये बन रहा है, ये प्रूफ करते हैं ये एक्सपेरिमेंट में, मिसेल्सन एंड स्थेल वाले एक्सपेरिमेंट में हमें ये प्रूफ करना है, ओके, नाइट्रोजनस बेस, ओके, याद रखेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ओके, एटॉमिक मास कितना, 14, तो नॉर्मल नाइट्रोजन जो होगा उसका मास जो होगा वो 14 होगा, और हैवी आइसोटोप ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, N15 हो जाएगा ना, N15 बोलते हैं उसको, राइट, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब ई कोलाई को ग्रो करवाया हैवी आइसोटोप में, है ना, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन में ई कोलाई को ग्रो कराया, तो अगेन नाइट्रोजन है, हैवी है, डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगा, क्यों, क्योंकि हमारे जो बेस पेयर है वो नाइट्रोजनस है, राइट। तो अब हमें देखना है कि सेमी कंजर्वेटिव, है ना, उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो अब क्या हुआ कि N15 जो है इनकॉर्पोरेट हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। डायग्राम को ध्यान से देखिए, सेमी कंजर्वेटिव। अब देखिएगा सक्सेसिव जनरेशन में, मतलब अब क्या हुआ कि अब उस ई कोलाई को ना नॉर्मल N14 में ग्रो कराएंगे, राइट। तो अब देखिएगा है ना एक्सपेरिमेंट कि ओल्ड का N15 जो पहला वाला डबल था वो सिंगल लेके आता है, और N14 अब जो मीडिया है उसका N14, तो एक N15 का होगा, N14 का होगा, है ना, सेमी कंजर्वेटिव। पहले दोनों N15 थे, ओके। सेमी कंजर्वेटिव है तो क्या पुराने स्ट्रैंड का सिर्फ N15 का एक डंडा आएगा, और नया वाला जो मीडियम जहाँ से उसने N14 लिया वो नॉर्मल वाला। डायग्राम समझ जाइएगा, सेमी कंजर्वेटिव समझ जाइएगा, और फिर ये आपको ये एक्सपेरिमेंट समझने में बहुत आसानी होगा, ओके। अब ई कोलाई का है कि 20 मिनट में वो है ना रिप्रोड्यूस करता है ना, पॉपुलेशन बढ़ा था अपनी, ओके। तो एक्सपेरिमेंट देखिए, N15 वाला जब रेप्लिकेट हुआ, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए, ठीक है, एक स्ट्रैंड N15 का और दूसरा N14 मीडियम में ग्रो कर, तो दूसरा N14 का एक्सपेरिमेंट है ना, वो डायग्राम, ओके। इस तरह से हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेटेड, ओके, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट समझाया। अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, है ना, डिस्कशन, ठीक है। डिटेल में रेप्लिकेशन को देखेंगे, क्या मैसेनरी है, ओके। अभी पहले एक पॉलीमरेज एंजाइम, इसके बारे में समझिए, है ना। जैसे मोनोमर और पॉलीमर होता है ना, तो पॉलीमरेज, ओके। अगर कोई जैसे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो उसके स्ट्रैंड को बढ़ाना, तो पॉलीमराइजेशन, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। मोनोमर होता है, फिर जैसे पॉलीइथीन, ओके, तो इथेन मोनोमर है और पॉलीइथीन हुआ पॉलीमर हुआ, ओके, पॉलीइथीन, ओके। तो वैसे ही पॉलीमरेज, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको आ गया होगा कि डीएनए को बढ़ाना, है ना, पॉलीमराइज करना, ठीक है। अब देखिए, अब एक और चीज़ देखिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है ना कि एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके, नहीं वो तो माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी पावर करेंसी ऑफ द सेल, ओके। क्यों? क्योंकि उसके जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड्स है, जब वो टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। तो कुछ रिलीज कीजिए तो एटीपी को इससे डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी। तो ये भी तो एक एनर्जी करेंसी हुआ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरह से है ना, एटीपी एनर्जी करेंसी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट बॉन्ड होता है जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, ओके, रिलेट कीजिएगा। अब देखो पूरे डीएनए तो 2.2 मीटर का है, पहले वाले डिस्कशन में, मतलब अभी डिस्कशन में बोला ना, तो खोलने के लिए, उसको अनकॉइल करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, ओके। कहाँ से आता है? ओके, डीएनए अनकॉइल होगा तभी तो रेप्लिकेशन है ना, ये जो रेप्लिकेशन फॉग बना, ओके, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एक बात है कि पॉलीमराइजेशन, हाँ इसको भी देख लीजिए। अब पॉलीमरेज का इंपॉर्टेंस देखिए, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका इंपॉर्टेंस देखिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन ऑलवेज अकर इन ओनली वन डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होगा, है ना। वो जो रेप्लिकेशन फोक है ना, एनसीईआरटी में कितना मस्त डायग्राम है, रेप्लिकेशन फोक को ध्यान से देखिए। तो पॉलीमराइजेशन अकर ओनली इन वन डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। और ये 3 और 5 तो है ना पोजिशन ऑफ कार्बन एटम, ओके, जहाँ पे वो अटैच होता है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव समझ लिया। रेप्लिकेशन फोक वाले डायग्राम अच्छे से देखिएगा। एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है ना, उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, तो दूसरा एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल होगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ओके, ठीक है। अब 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही रेप्लिकेशन होगा, है ना। तो इस एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा, एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा, ओके। इसको आप अच्छे से समझिएगा, ओके। एक रेप्लिकेशन फॉग में एक जगह पे कंटिन्यूअसली वो डीएनए का सेगमेंट बनेगा और दूसरे में टूट के बनेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस। और ये बोलते हैं लैगिंग, है ना, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा डीएनए का। और बाद में ये डिसकंटिन्यूअस है उसको भी तो कंटिन्यूअस बनाना है, तो अगेन याद कीजिए वो लाइगेज जोड़ना, है ना। फिर डीएनए लाइगेज काम करेगा, छोटे छोटे सेगमेंट है उनको जोड़ देंगे, एंजाइम लाइगेज, ओके। तो सारी चीज़ को याद रखें ना, डीएनए के स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल होते हैं, ओके। और मतलब एक का डायरेक्शन 3 प्राइम होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरे का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। और ये एंटी पैरेलल होगा। फिर अगर जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसको जोड़ने के लिए हमें लाइगेज चाहिए, ओके, ठीक है। तो लाइगेज भी, वो लाइगेज है ना, हम कितनी सारी डिस्कशन में है ना, लाइगेज सेलोटेप का एग्जांपल दिया था ना पहले, जोड़ने का काम वही करता है, ठीक है। ये आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डॉगमा डीएनए से आरएनए, क्योंकि डीएनए के अगेन काम वही है ना, डीएनए को अनकॉइल करना होगा, डीएनए का जो टेम्पलेट है उससे आरएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है, समझे। ये रेप्लिकेशन में उसका पर्पस था डॉटर सेल में देना, ट्रांसक्रिप्शन का पर्पस है कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन बनाना, तो दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डॉगमा, इसको रिलेट कीजिएगा डीएनए से आरएनए, ओके, ठीक है। और हम
देखिए डीएनए मेटाबॉलिज्म किस तरह से गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमें पहले डीएनए से आरएनए बनाना है, वो भी एमआरएनए, है ना, मैसेंजर, मैसेज, ओके। इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं ना, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है ना, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होएगा वो रेप्लिकेशन से, ओके, ठीक है। देखिए आरएनए है ना और डीएनए, अभी तक तो देख लिया ना, सिर्फ एक बेस पेयर है ना, थाइमिन गेट्स रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, ओके, ठीक है। तो अगेन कुछ कुछ चीज़ रिलेट कीजिएगा। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड खुलता है, रेप्लिकेशन फोक बनाता है, जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, और यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शन, ओके। डीएनए से हम आरएनए कंफ्यूज, मतलब मैं भी जब पढ़ रहा था तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज अपने समय पे, राइट, ठीक है। अब देखिए कि आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं ना कि जैसे जो रेप्लिकेशन फोक बनता है, ओके, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम पे एक ही स्ट्रैंड बनता है, दूसरा स्ट्रैंड भी, जैसे एक डिसकंटिन्यूअस एक और एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है ना, क्या होगा कि अगर दोनों साथ में बनेंगे तो ये इटसेल्फ वुड एक्ट एज अ डबल स्ट्रैंडेड, आपका दोनों स्ट्रैंड मिलकर वापस से डीएनए बना सकते हैं ना, ठीक है। तो इस कारण से डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वाला होता है, राइट, ठीक है। चलिए, तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, आरएनए बनाना है, अगेन वही टेम्पलेट है, उसमें आरएनए का सिंथेसिस, और अगेन ये रेप्लिकेशन फोक इसमें भी बनेगा। अगर दोनों एक साथ बनेंगे तो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रैंड पे ही काम होता है, ठीक है। इसको भी रिलेट कीजिएगा, बाकी और अच्छे से क्लियर होगा जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। अब चलिए, अब कोड भी समझ लीजिए ना, कोड क्या होता है, डीएनए में कोड्स होते हैं, राइट, इसको भी समझते हैं हम, ठीक है। जैसे अल्टीमेटली कितना, सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स है, उसके लिए ये कोड्स होते हैं ना, कोड ट्रिपलेट, कोडोन बोलते हैं ना, ट्रिपलेट का कोड, ओके। और अगेन वो जो टेबल है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको ATCG है ना, वो टेबल देखना कितना मस्त है ना, कैसे बनता है। टोटल 64 कोड्स होते हैं, राइट, और किस तरह से बनते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, तीनों को मिलाकर, राइट। टोटल 64 कोड, वो चार्ट को देखिएगा ना, और उसमें क्या होता है कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, राइट। हर एक कोड एक ना एक अमीनो एसिड बनाएगा, सिवाय लास्ट पे जो 3 वो हम आगे देखेंगे ना। 61 कोड करते हैं, 3 कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, उसको बोलते हैं स्टॉप कोडोन, ठीक है। तो डीएनए के पास कोड होता है अमीनो एसिड बनाने का, अमीनो एसिड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। फिर उसके बाद वही है ना, प्रोटीन बने, एंजाइम बने, है ना, एक्सप्रेस जो करता है, ठीक है। अब ये समझिए कि ह्यूमंस में 99.9% ऑफ डीएनए इन ऑल ह्यूमंस आर सिमिलर। सोचिए सिर्फ 0.1% गिव यू द यूनिकनेस, ओके, ठीक है। और आप समझो कि मतलब हम इतने अलग तो नहीं हो सकते ना, 99.9% अगर एक जैसा है तो अगेन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, ओके, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब आर्टिफिशियल उत्पत्ति है, ओरिजिनल दिमाग की उपज नहीं है ना। नेचर डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। कोरोना आया, वो थोड़ी ना बोला कि मैं ब्लैक को इफेक्ट करूँगा, वाइट को नहीं, ओके, किसी रेस को, किसी कास्ट को नहीं लपेटे में, तो नेचर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ठीक है। तो अगर दोनों स्ट्रैंड साथ में बने तो हमें एक देखिए हमें क्या चाहिए, हमें एक सिंगल डीएनए का अनकॉइल हुआ, हमें एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए चाहिए, ओके, दैट वुड बी कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। इसमें भी अगर आपसे पूछे कि दोनों स्ट्रैंड साथ में क्यों नहीं काम करते हैं, अगर दोनों स्ट्रैंड साथ में बने तो डिफरेंट कोड्स है ना, कितना ये अलग चीज को कोड कर रहा होगा, वो अलग चीज को कोड कर रहा होगा ना, डिफरेंट अमीनो एसिड, तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। अब कहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है, क्या सेगमेंट डीएनए का है जिसमें, देखिए कोई भी सेगमेंट जो डीएनए का होता है ना, डीएनए का सेगमेंट, उसके 3 रीजन्स होते हैं, ओके, ठीक है। तो 3 रीजन को क्या कहते हैं, प्रमोटर, देखिएगा डायग्राम है ना, 3 चीज याद रखिएगा, प्रमोटर, बीच के स्ट्रक्चरल जीन्स, और लास्ट में टर्मिनेटर, जहां तक प्रमोटर मतलब शुरुआत करना, ओके, स्ट्रक्चरल जीन जो जरूरी है, और लास्ट में टर्मिनेटर, ओके, जहां पे खत्म हो जाएगा, राइट। ये हम लोग ट्रांसलेशन बात कर रहे हैं, ओके, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वुड बी आरएनए टू प्रोटीन, तो ये ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत जो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब प्रमोटर का काम आएगा, राइट, ओके, बढ़ाना, सेगमेंट जो बढ़ाना है सेगमेंट का, वहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन काम आएंगे, और जहाँ पे खत्म करना वहाँ पे टर्मिनेटर आएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। डीएनए का वो सेगमेंट जहाँ पे प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर हो, इस पूरे को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। डायग्राम अच्छे से है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ओके। इनमें सिंथेसिस होता है डीएनए का, ओके, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड से बन रहा है नया वाला कोड वाला स्ट्रैंड, जो फाइनली प्रोटीन बनाएगा, है ना, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन।
अब सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ना इसमें, इस एंजाइम को तो याद रखिए, पॉलीमरेज। अगेन पॉलीमरेज का काम क्या है? सेगमेंट को बढ़ाना। ओके, आरएनए का जो स्ट्रैंड को बढ़ाना है उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए का जो सेगमेंट उसको बढ़ाना है हमें, उसके लिए इस्तेमाल होता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके गुड। अब प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर ये मिलकर बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा सिस्ट्रॉन, अगेन ये सब टर्म है ना, सिस्ट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, स्प्लाइसिंग। ये क्या है आप देखो, सिस्ट्रॉन ये टर्म आएगा ना। सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट जो कोड करता है एक पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड को, है ना, तो सिस्ट्रॉन याद करिएगा, वो सेगमेंट डीएनए का जो कोड करता है फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। इसी को तो जीन बोलते हैं ना, जो सिस्ट्रॉन, उसी को तो हम जीन बोलते हैं, जीन। ओके ठीक है। अब समझिए कि आपका इमैच्योर आरएनए में दो चीज होंगे, है ना, ये वर्ड ध्यान से, इंट्रॉन और एक्सॉन। ओके, अब यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइएगा, इंट्रॉन बोल के कुछ इंट्रिंसिक और इंपॉर्टेंट ऐसा मत समझिएगा। इंट्रॉन फालतू पार्ट जो किसी चीज को कोड नहीं करता है। एक्सॉन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो कोड करता है, राइट, पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बनाता है, वो होता है एक्सॉन। ओके, तो सिस्ट्रॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। ओके, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन फालतू पार्ट, एक्सॉन जरूरी पार्ट। ओके, तो अब आरएनए जो बन रहा है, एक प्रीमेच्योर आरएनए होता है, एक मैच्योर आरएनए होता है। तो अब तो समझ गया ना, प्री मैच्योर जो होगा उसमें इंट्रॉन एक्सॉन्स दोनों होंगे, और मैच्योर आरएनए होगा उसमें इंट्रॉन्स के भार में एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं, राइट, तो एक्सॉन। ठीक है, इंट्रॉन फालतू पार्ट। ओके, इसको हटाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ओके, स्प्लाइसिंग। ओके, हटाना, इंट्रॉन वाले सेगमेंट को हटा के एक्सॉन्स को जोड़ना। ठीक है, अब चलिए स्प्लाइसिंग समझ लिए, इंट्रॉन एक्सॉन समझ लिए, सिस्ट्रॉन समझ लिए। ओके, अब देखते हैं कितने तरह के आरएनए होते हैं। ठीक है, बनता किससे? अभी देखा ना, डीएनए से बनता आरएनए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बैक्टीरिया से, है ना। तो 3 तरह के आरएनए होते हैं। एमआरएनए वही जो बनता है डीएनए से, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसको बोलेंगे मैसेंजर आरएनए। फिर टीआरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ना, टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखिएगा, कोड और एंटी कोड जो बोलते हैं ना, वो ये डायग्राम में ही आपको समझ में आ जाएगा। क्लोवर लीफ मॉडल जो है टीआरएनए का, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो एमआरएनए, टीआरएनए, और तीसरा है इसको बोलते हैं आरआरएनए, राइबोसोम, जो 2 सब यूनिट होते हैं ना और बीच से पॉलीपेप्टाइड चेन निकल रहा है, राइट, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, एमआरएनए मैसेंजर है, तो ये बनाता है टेम्पलेट। एमआरएनए मतलब टेम्पलेट। ओके, टीआरएनए जिसको ट्रांसफर बोलते हैं, ये लाता है अमीनो एसिड को, है ना, अमीनो एसिड टू जेनेटिक कोड, वहाँ पे लाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ओके ठीक है, और लास्ट में आरआरएनए, वो राइबोसोम, जो कैटालिटिक फंक्शन होता है इसका, है ना, स्ट्रक्चर, 2 सब यूनिट और बीच से पॉलीपेप्टाइड, जो अल्टीमेटली हमारा एम था प्रोटीन बनाना। ओके, तो तीनों आरएनए। ठीक है, और आरआरएनए तो वही कैटालिटिक वाला पोर्शन है ना, क्यों? क्योंकि इसके 2 सब यूनिट के बीच में ही पॉलीपेप्टाइड निकलते हैं। ठीक है, अब चलिए देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, देखते हैं। एमआरएनए ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। ओके, फिर टीआरएनए ये ट्रांसफर मतलब ट्रांसपोर्ट, ये लाता है अमीनो एसिड दैट रीड्स द जेनेटिक कोड, और अपना अंत में तो आरआरएनए, ओके, ये स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है, ओके, ड्यूरिंग, है ना, ट्रांसक्रिप्शन। जब आरआरएनए अल्टीमेट प्रोडक्ट फिर वही बनता है ना, पॉलीपेप्टाइड मतलब वही प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स। ओके, अब ध्यान से, है ना, एक ना पॉलीमरेज के बारे में, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो मदद करता करने में, वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है ना। ठीक है, जो डीएनए डिपेंडेंट है, जो कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए। देखा ना अभी, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए जो बनेगा उसके 3 स्टेप होते हैं। अगेन ये है ना, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है इसके भी 3 है ना, एक इनिशिएशन होगा, एक एलोंगेशन होगा, एक टर्मिनेशन। अगेन डायग्राम एनसीईआरटी का बहुत ध्यान से, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, आईईटी। ओके, इनिशिएट मतलब अब ये इनिशिएट करना। ठीक है, इनिशिएशन का काम होगा इनिशिएट करना, एलोंगेशन का काम होगा एलोंगेट करना, और टर्मिनेशन का काम होगा टर्मिनेट करना। इनिशिएट करने का मतलब इसमें कुछ प्रमोटर होता है ना, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, और टर्मिनेशन वही है, कुछ प्रमोटर्स होंगे जो इनिशिएट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दूसरा एलोंगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो स्ट्रैंड है ना, वही वाला रूल, एडेनिल विल कंबाइन विथ, है ना, आरएनए है, ए वोंट कंबाइन विथ टी, यहाँ पे टी की जगह बन जाता है यूरेसिल। ओके, गलती से वो मत लिख दीजिएगा, आरएनए बना रहे हम, है ना। कॉम्प्लीमेंटेरिटी वाला रूल,
एडेनिन विल कंबाइन विथ यूरासिल और साइटोसिन विथ ग्वानिन। क्यों? क्योंकि आरएनए बन रहा है। आरएनए पॉलीमरेज ये हेलिक्स को खोलेगा, है ना, वो डायग्राम में दिखेगा, वो रो और सिग्मा वाला हेलिक्स को खोलेगा और एलोंगेशन का जो प्रोसेस है, ओके, वो स्टार्ट करेगा। यही आपका आरएनए पॉलीमरेज ही ये सारे काम करता है, हेलिक्स को खोलेगा और एलोंगेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। फिर जो शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए होंगे ना, वो वुड रिमेन बाउंड, ओके। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर एंड पे पहुंचेगा ना, डायग्राम को देखिएगा, और वैसे भी एनसीईआरटी जब डील करेंगे तो उसमें बस अभी डायग्राम को, जो ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर एंड पे पहुंचेगा ना, ठीक है, उसके बाद क्या, टर्मिनेटर का मतलब है टर्मिनेट करना, तो आरएनए बन के, है ना, निकल के वो बाहर हो जाएगा, फिर वो टर्मिनेट कर देगा, आरएनए बन चुका है। और इस तरह से प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन, है ना, डायग्राम ये चैप्टर में पूरा डायग्राम रहेगा, है ना, ठीक है, अच्छे से बताया कि आरएनए पॉलीमरेज तीनों चीज़ जैसे इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है, एक साथ कर लेता है ना। थोड़ा टेक्निकल होगा, जबकि पॉलीमराइज, है ना, पॉलीमरेज का नाम तो, है ना, पॉलीमराइजेशन करना, है ना, एलोंगेशन करना होता है, ओके। अगेन यहाँ पे दो टर्म आएंगे, इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन। ये सिग्मा और रो वाले पे ध्यान दीजिएगा, है ना, इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर, ओके, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज हैज बीन एसोसिएटेड, है ना, दोनों चीज को अच्छे से देखते हैं, राइट। आपका इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर, अभी डायग्राम को अच्छे से देखिए। यूकैरियोट्स में क्या होता है, ओके, आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती है ना, क्योंकि यूकैरियोट्स तो कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो यहाँ पे 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज, ओके, और जो स्प्लाइसिंग वाला पार्ट अभी देखा ना, इंट्रॉन और एक्सॉन्स, ओके, उसको देखेंगे, है ना। इंट्रॉन्स, ओके, नॉन कोडिंग पार्ट, ओके, और कोडिंग पार्ट कौन सा है, एक्सॉन्स, इनको मिलाना है विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। तो आरएनए जो बनेगा ना, इसको मतलब ये, है ना, इंट्रॉन्स को हटाना और एक्सॉन्स को जोड़ना, इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। याद आया ना, जो अभी स्प्लाइसिंग देखा था, ठीक है। तो देखिए यूकैरियोट्स के जो न्यूक्लियस है ना, उसमें 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, ओके, तो डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज वुड बी परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, है ना, कॉम्प्लेक्स सेल है ना, ओके। तो जैसे यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 ये ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 3 ये बनाता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ओके, और डिफरेंट आरएनए, है ना। आरएनए पॉलीमरेज 3 बहुत सारे आरएनए बनाता है ना। और फिर अपना आरएनए पॉलीमरेज 2 ये बनाता है प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ जो आरएनए बनता है ना, उसमें दोनों एक्सॉन्स, डायग्राम, ओके, एक्सॉन्स और इंट्रॉन होते हैं। इंट्रॉन अगेन नॉन कोडिंग, नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब स्प्लाइसिंग का प्रोसेस, इंट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है। अच्छा, ये इंट्रॉन होता क्यों है, ओके। तो जैसे प्रिमिटिव फॉर्म है ना, तो वहाँ पे कैसे इतना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और अमीनो एसिड तो नहीं चाहिए थे। तो उस समय पे, है ना, सिंपलर ऑर्गेनिज्म में ये जो इंट्रॉन्स थे ना, कुड हैव बीन कोडिंग फॉर सिंपलर प्रोटीन्स, ओके, ठीक है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इंट्रॉन का उस समय सिग्निफिकेंस होगा। अब वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन को कोड करते होंगे, है ना, तो इंट्रॉन था, है ना, इवोल्यूशन में, फिर उसको हटा दिया गया यूकैरियोट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते गए, स्प्लाइसिंग के प्रोसेस, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अब ये जो नॉन फंक्शनल कोड्स है ना, ठीक है, ये जो इंट्रॉन्स, ये प्रिमिटिव फीचर है, ओके। और ये आरएनए वर्ल्ड है ना, कुछ आप रिलेट कीजिए कि किस तरह से आरएनए वाज इंपॉर्टेंट एट सम टाइम, ओके, और इससे ही डीएनए की उत्पत्ति हुई, पहले आरएनए फिर डीएनए, ठीक है। इसलिए तो अभी भी है ना, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया, वायरस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ओके, ठीक है। अब देखते हैं जेनेटिक कोड, ओके, ठीक। फिर से सेंट्रल डॉगमा, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जो प्रोटीन, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए, ट्रांसलेशन, वही जेनेटिक कोड। अब उसकी बात कर रहे हैं ना, फाइनल जो प्रोडक्ट है, अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड, है ना, फाइनल स्टेप ट्रांसलेशन वाला, ठीक है। अभी देख लिया ना, डीएनए से आरएनए तो बन गया। अब डीएनए का जो कोड है ना, हमें उससे आरएनए मिल गया। अब फाइनली हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीपेप्टाइड बनाना है ना, जो एक्सप्रेस करेंगे, ओके। देखते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीएनए, ठीक है, टू सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ओके। पॉलीपेप्टाइड जुड़ते हैं, फिर अमीनो एसिड, है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आएगा आपका, जॉर्ज गेमोव। ये एक फिजिसिस्ट थे, है ना।
तो जैसे हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये कुछ कुछ आइडिया होगा ना, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब AUG GUG एडेनिन है ना, यूरासिल यूरासिल, ऐसे यही इसको है ना, ये जो एडेनिन है ना, थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, इसी के जो कोड्स। ओके, तो उन्होंने ये जॉर्ज गेमोव ने बोला कि 4 बेस होते हैं। ओके, और उनको पूरा तो अमीनो एसिड कितना 20 ही है, 20 अमीनो एसिड बनाना है। ओके, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन को 20 अमीनो एसिड बनाना है। तो उन्होंने फिजिसिस्ट थे ना, तो परमेचुएशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से उन्होंने बोला 4:3। ओके, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो टोटल 64 कोड्स होने चाहिए। ठीक है, 64 कोड्स होने चाहिए। क्यों? कोड्स आर ट्रिपलेट, 3 है ना, क्यूब, इसलिए टोटल 64 कोडोन में 61, टोटल 64 में 64 में से 61 कोड फॉर सम 20, यही है ना, जो 20 अमीनो एसिड है उसके लिए 61 कोड। ओके, और बाकी जो 3 बचे, टोटल तो 64 बने, तो बाकी जो 3 बचे ना उसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। ओके, स्टॉप कोडोन, जो कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक है, कुछ कुछ कोड टोटल 61 है ना, तो कुछ कुछ देखिएगा डायग्राम। ओके, तो कुछ कुछ मोर देन 1 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इसको डीजेनरेट कहेंगे, ऐसे सिर्फ एक टर्म याद रखें ना। कोर्स के बीच में अगेन है ना, कोर्स के बीच में कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो अगर फीचर्स के बारे में लिखना है तो ये है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोड यूनिवर्सल है ना, तो बैक्टीरिया में उसमें भी यूरासिल 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 वुड कोड फॉर फिनाइल एलेनिन। ओके, और जैसे एडेनिन यूरासिल और ट्रिपलेट है ना, एडेनिन यूरासिल ग्वानिन वुड क्या चीज को कोड करेगा? मिथायोनिन। ओके, तो ये बैक्टीरिया में हो या अपने में है ना, यूनिवर्सल है ये। ओके, फिर इनिशिएशन कोडोन है ना, ये जो अपना AUG है, ये इनिशिएट, कोई भी है ना, इनिशिएशन कोडन भी इसे कहते हैं। और अपना सबसे मस्त जो 3 है ना, 61 तो कोड करते कोई ना कोई अमीनो एसिड को, जो 3 किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते उसको बोलते हैं उआ उग्गा उअग, है ना। आई ऑलवेज एंजॉय है ना रिसाइटिंग दिस वर्ड, उआ UAA, उग्गा UGA, और उअग UAG, उआ उग्गा उअग, स्टॉप कोडन, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे इस चैप्टर का, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अभी जो पूरा राम कहानी का है ना, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन जो एक्सप्रेस करता है, तो DNA किस तरह से एक्सप्रेस करता है, तो इसमें अब हम लैक ओपेरान पढ़ेंगे ना। ठीक है, कैसे हमारा DNA एंजाइम प्रोटीन जो भी चीज बनाता है ना, हमारे कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करता है हमारा DNA। ओके, तो अब तक देख रखा है ना, DNA के पास कोड होते हैं, फिर RNA बनाता है, और फिर RNA से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन, है ना, जो हम एक्सप्रेस करते हैं DNA से कैसे कंट्रोल होता है। तो सिंपली जीन एक्सप्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कोडेड इन अपना DNA। ठीक है, याद है ना, DNA इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। बताया था ना, शुगर, जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, वो DNA का वो पार्ट ट्रिगर होता है, बोलता है कि बॉडी को कि भाई शुगर आ गया, अब इससे एनर्जी निकाल, तो उस तरह का प्रोटीन एंजाइम बनेगा जो उस शुगर पे, ग्लूकोज पे काम करेगा, और फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो दिख रहा है ना, DNA जीन को ट्रिगर कर, DNA में जीन मतलब जीन में DNA। ओके, वो ट्रिगर करता है पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाने का, वो वर्कआउट करेगा हमारे ग्लूकोज पे, और फाइनली हमें एनर्जी देगा। तो एक्सप्रेशन आप दिख रहे हैं ना। ठीक है, इसमें हम E. कोलाई बैक्टीरिया को देखेंगे जो सिलेबस में ना, तो वही चीज़ है, सबको एनर्जी चाहिए तभी तो जिंदा रहेंगे, है ना। वैसे ही ये जो बैक्टीरिया है ना, E. कोलाई, इसको भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? लैक्टोज, इसलिए इसका नाम लैक ओपेरान। ओके, LAC जो है ना, लैक्टोज, उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड्स है ना, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे ग्लूकोज या गैलेक्टोज में। ओके, टू ऑब्टेन एनर्जी है। अब समझिए, जब लैक्टोज बैक्टीरिया को मिलता है ना, तो इसके भी DNA सेगमेंट के वो जो जीन है वो ट्रिगर हो जाते हैं, जो बोलेंगे कि यार बहुत सारा लैक्टोज आ रहा है, ठीक है, अब इसको डाइजेस्ट करना है। ओके, फिर वो एंजाइम बनाएंगे, तो इसी को पढ़ेंगे, है ना, इसी को तो जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका लैक ओपेरान का। हमारा जो DNA है वो हमारे सारे मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, है ना, एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे इसमें क्या है, लैक्टोज आया तो एनवायरमेंट में लैक्टोज आया, बैक्टीरिया को पता चला, उसका जीन ट्रिगर हुआ है ना, तो ये अपना एनवायरमेंटल फैक्टर को लेके एक्सप्रेस करता है। ओके, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लैक का मतलब लैक्टोज, और ओपेरान का मतलब होता है ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर, लैक ओपेरान। ओके, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में अपना अगेन वो जो सेगमेंट है उसको देखिए, प्रमोटर, ऑपरेटर और टर्मिनेटर। ओके, वो जो सेगमेंट है DNA का, ओके, उसमें प्रमोटर, ऑपरेटर और टर्मिनेटर, डायग्राम अच्छे से। ठीक है, तो एक चीज समझिए, द एसेसिबिलिटी। अब इसमें ना एक रिप्रेशर अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो एनवायरमेंट है ना, अब लैक्टोज नहीं है तो वो जीन को ट्रिगर होने का कोई मतलब है नहीं, तो वहां पे एक रिप्रेशर होगा, है ना, वो जो सेगमेंट है उसमें रिप्रेशर है कि जब लैक्टोज नहीं है तो एनर्जी को कंजर्व करो ना भाई। ठीक है, नेचर तो इसी पे काम करता है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर, ऑपरेटर और टर्मिनेटर, ये याद रखिएगा। ओके, और इस चीज को समझिए, एक्सेसिबिलिटी जो प्रमोटर रीजन है, एक्सेसिबिलिटी टू प्रमोटर रीजन ऑफ द DNA इन मेनी केसेस आर रेगुलेटेड, इसलिए ऑपरेटर है ना, रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद अ सीक्वेंस टर्म्ड ऑपरेटर। यही ऑपरेंट, जो लैक हो गया लैक्टोज और ऑपरेंट,
ठीक है। तो ये जो डीएनए का सेगमेंट है वहां पे ऑपरेटर, ठीक है। लैक ऑपरेंट का मतलब है लैक ऑपरेटर। और डायग्राम को समझिएगा, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अगेन जैसे केमिस्ट्री और है ना, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, सेल्यूलर मतलब उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जितना हम क्वार्क्स है ना, म्यूऑन्स और ये सब के बारे में, तो वैसे ही हम बायोलॉजी का सबसे मतलब क्या बोलते हैं कि सबसे फंडामेंटल चीज को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ना। अब लैक ऑपरेंट कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन जिसको आई जीन बोलेंगे, है ना, डायग्राम में, है ना, आई जीन। और उसके बाद 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ZYA, ओके। जैसे बैक्टीरिया बोल रहा है ना कि लैक्टोज के जिया जाए ना, है ना, ZYA, जिया जाए ना विदाउट एनर्जी, है ना, तो याद रखिए, ओके, आई, ठीक है। ये आपका रेगुलेटरी जीन और 3 स्ट्रक्चरल जीन जिया, ZYA, ओके। अब ध्यान से, आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर ऑफ लैक ऑपेरान, है ना, वो बताया ना कि वो रिप्रेस स्टेट में होता है ना, तो आई जीन कोड करता है रिप्रेशर ऑफ लैक ऑपेरान। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में देखते हैं, जिया, ZYA, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन Z है ये कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस। डाइसैकाराइड है ना, उसको तो लैक्टोज मतलब जो डाइसैकाराइड लैक्टोज है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना है, राइट। तो जो स्ट्रक्चरल जीन Z है, ओके, इसका काम ये है, ठीक है, डाइसैकाराइड को तोड़ना। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन जो Y जीन है वो इसको परमिएज, है ना, तो जैसे बैक्टीरिया का सेल है उसको, है ना, अब एनवायरमेंट में लैक्टोज आया तो सेल को परमिएबल बनाना होगा ना, तभी तो बाहर से वो लैक्टोज अंदर घुसेगा, राइट। तो Y जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर परमिएज, परमिटेबिलिटी, परमिएज, है ना, जो मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन के अंदर लैक्टोज को आने देता है, इंक्रीज परमिएबिलिटी टू द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब लास्ट में ZYA था ना, हाँ, तो स्ट्रक्चरल जीन A ये एनकोड करता है फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। इसका भी काम वही है ना, परमिएबिलिटी, है ना, मतलब लैक्टोज को अंदर आने देने का, है ना। तीनों जीन प्रोडक्ट इन लैक ऑपरेन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ओके। अब समझिए, लैक्टोज इज उस पे है ना, लैक्टोज तो एक सबस्ट्रेट हुआ और उस पे एंजाइम कौन से काम कर रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपेरान, है ना। लैक्टोज आएगा तभी तो ऑन होगा। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। जब लैक्टोज प्रोवाइड करते हैं हम बैक्टीरिया को, लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ परमिएज स्ट्रक्चरल जीन, है ना, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। अब लैक्टोज के आने से क्या होता है, डायग्राम में देखिए, है ना, रिप्रेसर जो सेगमेंट है ना, रिप्रेसर ऑफ द ये ऑपरेंट, है ना, एक ऑपरेंट ऑन का सिंथेसिस होता है, ओके, फ्रॉम आई जीन, जो पहला है ना इंड्यूसर जो बोला आई जीन। और ये रिप्रेसर क्यों रहता है, क्योंकि नेचर है ना, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, जब लैक्टोज नहीं है तो, है ना, क्यों उस जीन को ट्रिगर करना है, ठीक है। तो जब लैक्टोज नहीं होता है तो एनर्जी क्यों खर्च करना है ना, तो ये रिप्रेसर, है ना, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा रहता है। अब लैक्टोज आया तो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करना होगा, है ना। तो जब लैक्टोज आता है ना तो रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाता है। ये अलाउ करता है आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस द प्रमोटर रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, है ना, जब लैक्टोज आ रहा है तो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट होना पड़ता है ना, और ये अलाउ करता है आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस टू द प्रमोटर रीजन, और फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, है ना, फिर आरएनए बनेगा और उसके बाद फिर अमीनो एसिड्स, है ना, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन, रिप्रेसर, ध्यान से बाकी एक दो बात, मतलब इसको आप डायग्राम को देखोगे ना, ठीक है, तो और वैसे भी हम एनसीईआरटी वर्ड जब देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। तो लैक ऑपेरान समझ लें, ये प्रोसेस आप समझ गए ना, मतलब आई स्ट्रक्चरल जीन, ओके, और प्रोसेस क्या होता है, तो 2 मिनट का चीज़ है ना, लैक ऑपेरान। अब एक फाइनल टॉपिक हम देखेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके, कितना, ओके, जितना भी चीज़ हमने पढ़ा है ना, ये सब का निष्कर्ष क्या निकला, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके, वेयर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई जीन ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम, ओके। फिर ही तो हम देखते हैं ना पर्टिकुलर जीनोटाइप, फिनोटाइप किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। और फिर अभी जो है डिजाइनर बेबीज, इसके अलावा अपना जीन थेरेपी, कस्टम मेड मेडिसिन, ठीक है। अभी भी मतलब जितना सोचा था उतना तो हम, है ना, ऐसा तो नहीं है कि जीन थेरेपी हैड बीन लाइक कॉमर्शियलाइज्ड, ओके, ऐसा तो नहीं हुआ कि सबके पास जीन थेरेपी, वैसे अभी भी काम चल रहा है, ओके, ठीक है। कस्टम मेड मेडिसिन आएंगे, ओके, अब उसी के प्रोसेस पे तो है। अब जब सब कुछ आइडेंटिफाई हो गया, हमें पता है कि डीएनए के इस जीन को इस तरह से हम काम करके वो, है ना, पर्टिकुलर अमीनो एसिड बना सकते हैं, और टोटल 20 सीट बनाना है। तो अभी भी बहुत कुछ करना है ना, और किसके, आप लोग करोगे, है ना, जो रिसर्च फील्ड में जाओगे, ओके। अभी बहुत कुछ जानना है, जैसे अभी है ना वो हिग्स बोसोन और वो हेड्रॉन कोलाइडर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखते हैं ना कि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर में मास कहाँ से आता है, ओके, तो कितने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हो, तो अभी भी नेचर को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। तो अब एकदम बेसिक पे आ गया ना, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यही है, ओके। और ये 2 इंडिविजुअल का डिफर करता है, ठीक है। तो 2 इंडिविजुअल डिफर करते हैं, मतलब उनके जो डीएनए का जो ये सीक्वेंस है ATCG, ये बस ये डिफर करेगा, है ना। होंगे तो ATCG लेकिन ये डिफर करेंगे, ओके, कोई ऊपर कोई नीचे।
तो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक सीक्वेंसिंग, है ना, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं ना ह्यूमन जीनोम के बारे में विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, ये शुरू हुआ था 1990s में, ओके, और लगभग कंप्लीट हो गया था 2003 में, ठीक है। और बहुत लोग तो आप सब द बेस्ट, है ना, जो है ना ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे तो पैदा भी नहीं हुए थे, है ना, 2003 में कंप्लीट हो चुका था। अब होता कैसे है, तो थोड़ा बायोटेक का आप याद कीजिए, वो जो उसमें देखा था ना, हमने देखा था ना कि वो ई कोलाई के बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होते हैं, वेक्टर, ओके, जिसमें हम, है ना, बैक्टीरिया तो 1 मिनट में कितना ज़्यादा डिवाइड करते हैं, राइट। तो उसके प्लाज्मिड को हम इस्तेमाल करके एम्पलीफाई करते हैं जीन को उतना, है ना, वो बायोटेक वाले चैप्टर में कंसिडर किया था ना, ओके। वेक्टर का इस्तेमाल करके एक छोटे से डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई कर देते हैं, बहुत सारा बना लेते हैं ना, थ्रू द यूज ऑफ वेक्टर, यही प्लाज्मिड का, ठीक है। और सबसे बेस्ट तो अपना ई कोलाई, ठीक है। तो अब थोड़े ध्यान से, है ना, टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड, ये प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, द टोटल डीएनए ऑफ द सेल, है ना, सेल के अंदर वही ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन, जीन के अंदर डीएनए, है ना। टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज, डीएनए ना 2.2 मीटर का, तो उसको काटना, ठीक है। तो ये डीएनए तो एक बहुत लॉन्ग पॉलीमर है ना, और इसके छोटे से सेगमेंट को निकालेंगे और फिर इसको एम्पलीफाई करेंगे वो प्लाज्मिड में डाल के, राइट। अब डीएनए के फ्रैगमेंट वह इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए फ्रैगमेंट वाज सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, ओके, दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल मेथड डेवलप्ड बाय इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट फ्रेडरिक सैंगर, ओके। द सीक्वेंस वर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन द डीएनए, है ना, ओवरलैपिंग, ये सब अभी डिस्कस करते हैं ना, सैटेलाइट डीएनए और रिपीटेटिव यूनिट पॉलीमॉर्फिज्म, और ठीक है, वो सब अभी डिस्कस करेंगे। इस तरह से ना सीक्वेंस को अलाइन किया गया, वो मैप देखिएगा, जेनेटिक मैप, इस तरह से सीक्वेंस को अलाइन किया गया थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम, ओके। तो इसलिए, है ना, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, है ना, बायोलॉजी विद फिजिक्स, तो इसलिए जब आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो रेदर देन डिवोटिंग योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर, है ना, सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी, आप ऐसा नहीं बोल सकते ना बायो में इंटरेस्ट है फिजिक्स में नहीं फिजिक्स में इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स नहीं, ये, है ना, कंप्यूटर साइंस, फिजिसिस्ट, ओके। तो इस तरह सीक्वेंस, है ना, क्रोमोसोम 1 का पूरा सीक्वेंस 2006 में पूरा कंप्लीट किया गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आएंगे उसको देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या होता है, ऊपर से जानिए कि दो इंडिविजुअल में जो डिफरेंस होता है ना, वो छोटे से सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना, वो चेंज करता है। अभी तो देखा 99.9% दो इंडिविजुअल का सेम डीएनए होगा, सेम बेस सीक्वेंस होगा, बस 0.1% जो वेरिएबिलिटी अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। तो डीएनए में ये डीएनए डिटरमाइन करता है हमारा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझिए ना, जैसे अलील के बारे में जानते हैं ना कि क्रोमोसोम में अलील्स होते हैं ना, एक जीन के 2 अलील, है ना, आई कलर, एक का ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, रेड, जो आई कलर होते हैं ना, तो आंख का कलर के लिए वो जीन है, लेकिन उसके बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, राइट। डेंटल मेकअप, ओके, तो याद रखिए ये पॉलीमॉर्फिज्म। तो एसएनपी एक टर्म आएगा, उसका मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस याद कीजिए, हमने देखा ना मॉलिक्यूलर सीजर मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं जो डीएनए को कट करता है, ठीक है, एट स्पेसिफिक साइट। अब हम लोगों में ये जो डीएनए है ना, उसमें बहुत सारे रिपीटेटिव, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिए, राइट, कि जैसे मैं हूं और किसी दूसरे इंडिविजुअल में तो 99.9%, तो एक सेगमेंट होगा डीएनए का जो रिपीट करता जाएगा ना, एटीसीजी ऐसे करके, इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल का सैटेलाइट डीएनए, है ना, याद रखिएगा, दो इंडिविजुअल में एक रिपीटेटिव यूनिट जो होता है डीएनए का, सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट ऑफ टेंडमली रिपीटिंग नॉन कोडिंग डीएनए, ओके, ऐसा नहीं कि वो जो रिपीटेटिव यूनिट जो हो रहा है एटीसीजी या जैसे जो भी है, ये नॉन कोडिंग डीएनए पार्ट होता है, राइट। कोई कोड वर्ड नहीं, कोई अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है, ठीक है। और ये समझ गया ना, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ जाइएगा, ओके। द नेम सैटेलाइट डीएनए इज रिपीटिशन ऑफ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस, ओके। ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसेस, ओके, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ओके, ठीक है। और इसलिए क्या होता है कि अगर एक एडेनिन की मात्रा ज्यादा, साइटोसिन की ज्यादा, ग्वानिन, थाइमिन किसी इंडिविजुअल में, तो इनकी डिफरेंट डेंसिटी होगी फ्रॉम द बल्क डीएनए, ओके। 99.9% तो मेरा इंडिविजुअल का जो डीएनए होगा वो तो सेम होगा, लेकिन ये जो रिपीटेटिव यूनिट है इंडिविजुअल का अलग अलग, तो इनमें डिफरेंट डेंसिटीज होगी, थोड़ा समझिए ना। तो और जब हमारा जीनोम है ना, जो डीएनए को प्रोसेस में है ना, तो जब हम अब मेरा जैसे जीनोम डीएनए को सेपरेट करते हैं ना अलोंग द सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए, ठीक है, प्रोसेस होता है ना, सीजियम क्लोराइड डालते हैं, फिर डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो चेंज करता है। तो सीक्वेंस विद ग्रेटर रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन डिस्प्ले अ लोअर डेंसिटी, व्हाइल दोस विद ग्रेटर रेशियो ऑफ ग्वानिन और साइटोसिन डिस्प्ले अ हायर डेंसिटी देन द बल्क ऑफ अपना जो जीनोमिक डीएनए है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझिए ना। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, आर 50% ग्वानिन प्लस साइटोसिन अपॉन एडेनिन प्लस थाइमिन एंड दस हैव अ बॉयंट डेंसिटीज। अब बाइंड के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो जो डायग्राम में हम मैच करते हैं ना, ठीक है,
पेरेंट्स और बच्चे का ये जो मैच करते हैं, सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव यूनिट इंडिविजुअल में अलग होता है, डेंसिटीज अलग होती है, तो बैंड्स बनते हैं, है ना। अब सैटेलाइट डीएनए इज कॉल्ड क्रिप्टिक सैटेलाइट, क्यों? दे फॉर्म अ बैंड, यही जो बैंड बनते हैं ना, वो जो फोटोग्राफ में बैंड्स देखते हैं ना, हिडन विद इन द मेन बैंड, है ना। इंडिविजुअल का 99.9 है, तो एक तरह के बैंड दिखेंगे, लेकिन ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, इसके अलग तरह के बैंड होंगे डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज, है ना, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ओके, सैटेलाइट डीएनए को इसलिए, ठीक है। तो जीनोमिक डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग है ना, ये बैंड बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, इसमें हम प्रोबेबल आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन करते हैं, ओके, बेस्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए, ठीक है। सर्टेन रीजन ऑफ ह्यूमन डीएनए दैट आर यूनिक टू इंडिविजुअल, ध्यान से, है ना। तो साइंटिस्ट हैड आइडेंटिफाइड, उन्होंने लगभग 1.4 मिलियन लोकेशन को वे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, है ना, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, है ना, एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को कहते हैं ना, अकर इन ह्यूमन। और यही इंफॉर्मेशन ना पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना रेवोल्यूशनाइज कर दिया, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फिर क्रोमोसोम का लोकेशन, फिर डिजीज क्या है एसोसिएटेड उस क्रोमोसोम के जीन में, है ना, ये सब कुछ हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, ठीक है। अब एक टॉपिक आपका आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अभी तक जो बोलते हैं 99.9% ऑफ डीएनए इन ह्यूमन इज सेम, है ना। तो काले गोरे, इस जात का, उस जात का, इस रेस का, उस रेस का, इस कास्ट का, उस कास्ट का, है ना, बस 0.1%, ठीक है, इतना ही चेंज है। और हमने इतना सारा, है ना, हाइपोथेटिकल, है ना, जैसे रिलीजन के बारे में बोलते हैं ना कि ऑल रिलीजन्स आर गुड, राइट, हिंदुइज्म हुआ, इस्लाम हुआ, ठीक है। अगेन आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। तो आप समझिए कि हम इतना अंतर क्यों पैदा करते हैं यार एक दूसरे में, है ना, इससे ये नहीं करना, उससे वो नहीं करना, इससे शादी नहीं करना, ठीक है, जबकि 99.9% तो हम सेम है यार, है ना, ठीक है। तो ये 0.1% जो है ना, हेल्प अस टू, ये हमारी यूनिकनेस है ना, और यही रिलेट होगा पॉलीमॉर्फिज्म से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन सम रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। और सम रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस बोले तो वही एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, है ना, ग्वानिन, तो ये है ना। तो इन अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए वुड बी रिपीटेटिंग, यही सैटेलाइट डीएनए, दिस रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क तो 99.9% तो सेम है जीनोमिक डीएनए, ओके। और ये जो डिफरेंस है ना, पीक ड्यूरिंग डेंसिटी, सीजन क्लोराइड वाला डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब समझिएगा, है ना, पीक, जो पीक्स मिलते हैं ना, मेजर डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड स्मॉलर पीक्स आर रिफर्ड टू एज अ सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिंग वाला, है ना, डिपेंडिंग ऑन द बेस कॉम्पोजिशन ऑफ एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। सिंस डीएनए फॉर्म, है ना, डीएनए का हमारे हर एक बॉडी के हर एक सेल में ना, हेयर फॉलिकल में, ओके, एवरी टिश्यू, एवरी सेल, ब्लड में, हेयर फॉलिकल में, स्किन में, बोन में, सलाइवा में, स्पर्म में, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का, सो यही 1 डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। और इसलिए तो ये इंटीग्रल होता है अपने फॉरेंसिक साइंस के लिए, राइट, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फॉरेंसिक एप्लीकेशन में। ये मस्त बात है ना, पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका सबसे मस्त बात ये है कि दीज आर इनहेरिटेबल, पेरेंट से चिल्ड्रन, ये जो रिपीटेटिव यूनिट है ना, गेट पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, ओके। तो इसलिए ये पैटर्निटी टेस्ट, है ना, पापा कौन है, ओके। तो अब कोई बोले ना कि यार तुझे पता नहीं मेरे पापा क्या है, कौन है, ओके, तो बोल चल फिर तेरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं, और पूरा फॉरेंसिक साइंस, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मीन्स, मतलब क्या होता है, इट मीन्स वेरिएशन, और होता है क्योंकि म्यूटेशन एट सिंगल बेस पेयर, है ना, तभी तो चेंजेस आते हैं। तो थोड़ा म्यूटेशन भी देख लेते हैं ना, कि किस तरह से वेरिएशन आता है ना। न्यू म्यूटेशन, है ना, पॉइंट म्यूटेशन जो बोलते हैं ना, कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल इधर इन सोमेटिक सेल और जर्म सेल, है ना, पूरे बॉडी में सोमेटिक सेल, और अपना वो जो हम लोग में स्पर्म और लड़की में ओवा, है ना, एग, वो हो गया जर्म सेल। तो अगर जर्म सेल में म्यूटेशन, अगर, क्योंकि देखिए जर्म सेल में कुछ म्यूटेशन है ना, तो अगर कुछ मेजर म्यूटेशन आ गया तो नेचर अलाउ ही नहीं करेगा उसको बच्चा पैदा करने के लिए, है ना। वो देखते हैं ना कि इधर क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है तो वोंट बी अलाउड टू लीव देयर फुल लाइफ, है ना, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, हार्ट खराब होगा, लंग्स खराब होगा, है ना, कुछ इंपेयर होंगे, है ना, ओके। तो अगर वैसे म्यूटेशन जो जर्म सेल में आए, क्योंकि वो पास ऑन होना है ना, म्यूटेशन मतलब वो सक्सेसफुली पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो जर्म सेल में कोई म्यूटेशन आए जो कि सीरियसली इंपेयर नहीं करेगा इंडिविजुअल के मतलब सेक्सुअलिटी और वो सब, है ना, आगे, तो इस तरह से म्यूटेशन गेट पास ऑन, है ना, ठीक है। तो जो म्यूटेशन जर्म सेल में आए और डू नॉट हैम्पर, है ना, एबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैव ऑफस्प्रिंग, है ना, तो ये म्यूटेशन कुड बी ट्रांसमिटेड, इट कैन स्प्रेड टू अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब थोड़ा समझिए ना, जैसे एशियन बोलते हैं ना, अफ्रीकन बोलते हैं, फिर आपका डिफरेंट निग्रोइड्स, ओके, ऑस्ट्रेलो, है ना, ऑस्ट्रेलियंस, ओके, मलेशियंस, ये सब जो फीचर्स होते हैं ना उसके बारे में, है? तो इस तरह से वो इनहेरिटेबल हो जाते हैं। तभी तो हम बोलते हैं ना कि दीज आर फ्रॉम अफ्रीकन डिसेंट, हम एशियन डिसेंट से होते हैं, राइट, वहाँ से उत्पत्ति हुई, ओके।
तो पॉपुलेशन में वो आ जाता है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगेन वो अलील वाला है ना, कि जैसे रेड नेक्स जो बोलते हैं ना, और फिर आपके जो आइसलैंड वहाँ पे ब्लू रंग की आंखें होती है, राइट, किसी किसी में रेड रंग की आंखें होती है, हमारी ब्लैक या ब्राउन होगी, राइट, उस तरह से डिटरमाइन कहते हैं। ओके, सीक्वेंस वेरिएशन हैव बीन ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एलील एट अ लोकस, है ना, एलील का ब्लैक ब्राउन है मतलब आई कलर है ना, एट अ लोकस अकर इन ह्यूमंस। ओके, पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, सिर्फ टेक्निकल बात है, याद रखें ना, 0.1%। ओके, तो ये डेफिनेशन होता है इनहेरिटेबल म्यूटेशन के बारे में, उसके बारे में जान रहे हैं ना, इज ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसी को बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन अ नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दी सीक्वेंस, है ना। इस तरह से म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, है ना, वेरिएशन अब अचानक से, है ना, हमें और अफ्रीकन या फिर एक यूरोपियन और अफ्रीकन, इन दोनों के फेशियल फीचर में देखिएगा तो जैसे जो ब्रिटिश और अमेरिकन उनके पॉइंटेड नाक होती है, राइट, फिर लीन, है ना, पतले से लिप्स होंगे, लेकिन अफ्रीकन को देखिएगा तो ब्रॉड नोज, ओके, और लिप्स भी ब्रॉड होते हैं, राइट। तो ये सब वेरिएशन है ना, किस तरह से म्यूटेशन आया और म्यूटेशन के बाद एक अलग ही पॉपुलेशन। दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है, और यही फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। अब छोटा सा एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो पहले किसने डेवलप किया, एलेक्स जेफरी, ठीक है, और इस पूरे सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिंग यूनिट इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, ये समझ गए ना, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए को बोलेंगे VNTR। ओके, इसका फुल फॉर्म चाहिए, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, ओके, वही ATCG सैटेलाइट वाला, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म अलील, ये समझ गए ना, अब पॉलीमॉर्फिज्म समझ गए हैं, ठीक है, अलील्स मतलब डिफरेंस है ना। अब स्टेप देखते हैं फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या होता है। तो पहले तो वही है ना, डीएनए के भाई बायोटेक वाला, आइसोलेट कीजिए डीएनए को, दूसरा स्टेप होगा डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय काटना, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर तीसरा होगा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारा बायोटेक में डिस्कस किया है ना। चौथा होगा ट्रांसफरिंग ऑफ द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज। फिर पांचवा तो अपना हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स प्रोब, ओके, पांचवा स्टेप आता है। और लास्ट छठा वाला होता है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। अब VNTR के बारे में, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए, है ना, रिलेट हो रहा है ना। द नंबर ऑफ रिपीट्स शो अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 kb, है ना। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands, है ना, ये फोटो में देखिए ना, डिफरेंट बैंड्स, पूरा प्रोसेस हो गया फिंगरप्रिंटिंग का। उसके बाद डिफरेंट बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ओके, दीज बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए, है ना, और ये डिफर करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन अगर ऐसा पूछा तो आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, नॉन जाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो इस तरह से जैसे इसको और अच्छे फिंगरप्रिंटिंग है ना, ये अपकमिंग जो फील्ड है उसमें तो आएगा। जैसे कोई मर्डर हुआ, सस्पेक्ट हुआ, तो उसका देखिएगा बैंड्स मैच कर जाएंगे। या पैटर्निटी टेस्ट हुआ है ना, बच्चे का वो पता करना है कि इसके फादर कौन है या मदर कौन है, राइट, तो उनके जीनोम सीक्वेंस को लिया और अभी हमने देखा ना सैटेलाइट डीएनए, है ना, गेट इनहेरिटेबल, है ना, ट्रांसमिटेड टू, तो है ना, ये ट्रांसफर होगा, है ना, बाप से बेटे में, ओके, और इनके डीएनए सेगमेंट और ये मैच कर जाएंगे ना, वो बैंड्स मैच कर जाएंगी, तो ये फुल प्रूफ हो जाता है ना कि आप ही का बच्चा है, राइट। तो इस तरह से, है ना, इसके बहुत सारे यूजेस है, ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, राइट। और अब एनसीईआरटी विल गो अलॉन्ग वर्ड टू वर्ड, है ना, उसमें देखते हैं एक तरह से तो ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और ये भी हो जाएगा ना कि कोई चीज़ समझ में नहीं आया या फिर मैं अच्छे से नहीं समझा पाया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा तो है ना, बार बार उसको डायग्राम देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी को भी कोशिश तो रहेगी ना विद इन 2 आवर्स उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, मिलते हैं एनसीईआरटी वाले में, ओके, बाय।